में एक 9 मंजिला पुस्तकालय में था। 3 लाख से भी अधिक ज्ञान रूपी पुस्तकें मौजूद हुआ करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में राजा धर्मपाल, जिन्होंने एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1000 से ज्यादा पहले विद्यार्थियों के चयन जो होता था वो मेरिट से ईरान, इंडोनेशिया, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी जो थे में मुख्य रूप से पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक साइंस। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से द W2 में एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक ज्ञान का केंद्र, एक प्राचीनतम ज्ञान का महान केंद्र जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विख्यात केंद्र रहा है। नालंदा, जिसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी और गुप्त काल के दौरान भी इसकी स्थापना 5वीं सदी में और गुप्त काल के एक राजा रहे कुमारगुप्त प्रथम, उनके द्वारा की गई थी। दोस्तों, राजा धर्मपाल, जिन्होंने एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन जब वो इस संस्था के कुलपति थे तो उस समय यह संस्था अनेक श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित हुआ करती थी, जैसे ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, गुणमती, स्थिरमती और युवानचांग जैसे आचार्य हुआ करते थे। और इसका जो शिक्षा क्रम था ना, वह बड़ी ही व्यवहारिक बुद्धि से, बड़े ही अच्छे क्रम से सजाया गया था। और इस संस्था में मूल रूप से बताया जाता है, मूल रूप से 5 जो विषय थे, मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य थी। वैसे तो अनेक यहाँ पर विषय हुआ करते, लेकिन जो 5 विषय थे वो बेहद ही अनिवार्य थे, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला विषय था शल्प विद्या या व्याकरण, जिससे विद्यार्थियों को भाषा का सम्यक ज्ञान हो सके, भाषा का संपूर्ण ज्ञान हो सके। दूसरा था हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी की कसौटी हर बात को समझ सके, हर बात को परख सके। और तीसरा था चिकित्सा शास्त्र, जिससे विद्यार्थी खुद के साथ दूसरों को भी निरोगी रख सके, दूसरों की भी सहायता कर सके। और चौथा था शिल्प विद्या। हर विद्यार्थी को एक न एक शिल्प जरूरी होती थी, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को नियमित रूप से चला सके, उसमें सुधार कर सके। और अंतिम थी तो विद्यार्थी की इच्छा अनुसार, हर विद्यार्थी की इच्छा अनुसार जैसे धर्म दर्शन का ज्ञान अर्जित किया करते थे। तो ये थे 5 विषय। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना रहा है। इसमें 300 बड़े कमरे तथा 8 बड़े बड़े मंडप अध्ययन करने के लिए हुआ करते थे। और इसमें एक 9 मंजिला पुस्तकालय में था, जो 3 भागों में बटा हुआ था। और इस पुस्तकालय में एक साथ 3 लाख से भी अधिक ज्ञान रूपी पुस्तकें मौजूद हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में रहा। और ये नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम काल का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक महान ज्ञान का केंद्र रहा है। बताया जाता है कि नालंदा में एक साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी विद्या ग्रहण किया करते थे और यहाँ पर 2700 अध्यापक हुआ करते थे। नालंदा में विद्या निःशुल्क दी जाती थी और यहाँ पर रहना खाना भी निःशुल्क था। लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों के चयन जो होता था वो मेरिट से होता था। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, ईरान, इंडोनेशिया, मंगोलिया आदि देशों के विद्यार्थी जो थे वो नालंदा में पढ़ने के लिए आया करते थे। जिससे आप सोच सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना विख्यात केंद्र रहा होगा। जो अन्य देशों के विद्यार्थी थे वो भारत में पढ़ने के लिए आ रहे थे इस ज्ञान के केंद्र में। दोस्तों, नालंदा की स्थापना का जो उद्देश्य था वो ध्यान तथा अध्यात्म के लिए स्थान बनाने से था। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी यहाँ की कई यात्राएं की और ट्रैक करके ध्यान लगाया। नालंदा में मुख्य रूप से पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इतिहास, वॉरफेयर, आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक साइंस, मेडिसिन आदि विषय पढ़ाए जाते थे। बताया जाता है इस विश्वविद्यालय में अनेक महान विद्वानों ने ज्ञान अर्जित किया था, जैसे धर्मपाल, हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद और नागार्जुन जैसे विद्वानों ने ज्ञान अर्जित किया था। इस विश्वविद्यालय का इतिहास चीनी यात्री हुएनसांग तथा इत्सिंग ने खोजा। हुएनसांग और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और नालंदा का संपूर्ण ज्ञान अर्जित करने के बाद, इसका इतिहास खोजने के बाद वापस चीन लौट जाते हैं और चीन में ही अपने लेखों में विस्तार से इसके बारे में लिखते हैं और इसी विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताते हैं। दोस्तों, नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। जब इस विश्वविद्यालय की खुदाई की गई तो यहाँ पर 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा के अवशेष मिले। बताया जाता है कि जो कि सिर्फ प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय के सिर्फ 10% ही हिस्सा। तो अब बात करते हैं कि इतने बड़े महान ज्ञान के केंद्र को नष्ट किसने किया और क्यों किया। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी, जो एक अफगानी शासक था, उसका एक साधारण सरदार जिसका नाम था इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने 1202-1203 ईस्वी में उद्दंतपुर पर आक्रमण किया तथा बौद्ध विहार को लूट लिया। इसके पश्चात उसने बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल भी करवा दिया, तमाम बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करवा दिया और फिर उसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के केंद्रों पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट करने का फैसला किया, जिसका एक कारण था, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा।
दोस्तों इसके बाद नालंदा को नष्ट करवा दिया जाता है, वहां के तमाम आचार्यों की हत्या करवा दी जाती है, वहां की तमाम जो ज्ञान की पुस्तकें थी 90 लाख पुस्तकों को वो जलवा देता है, वहां की नालंदा को बिल्कुल नष्ट करवा देता है। बताया जाता है इससे पहले 2 आक्रमण हुए थे, जिसके बाद राजाओं द्वारा उनके जीर्णोद्धार हो गए, लेकिन ये जो तीसरा आक्रमण था जिसका नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया, एक मुस्लिम शासक ने किया, जिसके बाद जो था वो कभी अपने अस्तित्व में नहीं आ सका, जिसका जीर्णोद्धार फिर नहीं हुआ, वो उसी वक्त नष्ट हो गया, जिसके सिर्फ अब अवशेष बाकी रहे। बख्तियार खिलजी अपने दरबार में प्रसिद्ध डॉक्टरों तथा हकीमों के लिए जाना जाता था और भारतीय विद्वान तथा शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म की जड़ तथा आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी, जिससे कि वहां की जो ज्ञान की 90 लाख पांडुलिपियां थी वो जलकर राख हो जाती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों नष्ट किया। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही अधिक बीमार पड़ गया था, कई हकीमों के और उपाय उपचार के बाद भी उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर उसको सलाह मिलती है कि श्री नालंदा के उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य श्री राहुल भद्राचार्य, भारतीय विद्वान, वो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो वो ना चाहते हुए मन मारकर उनको अपने दरबार में बुलाता है, उनके सामने चुनौती रखता है कि वह उसकी कोई भी दी गई दवाई आयुर्वेदिक नहीं खाएंगे। तो फिर श्री राहुल भद्राचार्य बख्तियार खिलजी को उसकी कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ने के लिए कहते हैं, और फिर वो ऐसा करता भी है। और इसके साथ ही वो जब वो कुरान के पन्ने रोज पढ़ता है तो कुछ समय बाद उसकी हालत में सुधार आ जाता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद जब उसको पता चलता है कि श्री राहुल भद्राचार्य ने कुरान के पन्नों में ही कुछ जड़ी बूटियां, कुछ दवाइयां मिलाई थी, तो वह गुस्से में आ जाता है, नीचा समझता है। इसके बाद वह नालंदा को नष्ट करने का फैसला करता है। इसी कारण उसने नालंदा को जलाया था कि मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञानी वो भारतीय विद्वान कैसे हो सकती है। दोस्तों बस यही कारण था, उसको अपमान हुआ, इसी कारण उसने नालंदा के ज्ञान के केंद्र को नष्ट कर दिया, उसमें आग लगवा दी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।